Good morning, students. Today I have come up with another topic on structures, that is strain energy and its general theorems. So let us start. Uh, but before starting, a few words that please go to the playlist in my channel. uh, वो प्लेलिस्ट में जाने के बाद तुम लोग देखोगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, तो उधर जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर उधर से कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या मेरा ईमेल आईडी हर एक वीडियो में दिया हुआ है, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। उधर मेरे को डाउट भी पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे, उधर से तुम लोगों को कुछ भी हेल्प हो रहा है, सो प्लीज़ राइट डाउन 2-3 लाइन्स इन द कमेंट बॉक्स or send it to your friends, share with your friends, and also subscribe to my channel for regular updates. तो मैं कभी भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो तुमको तुरंत मालूम चल जाएगा कि और एक वीडियो अपलोड हुआ है। और एक बात कि कोई कोई पर्टिकुलर टॉपिक है कि उसके ऊपर तुम लोग वीडियो देखना चाहते हो तो भी तुम लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं इंडिविजुअल ट्यूशन्स भी लेती हूँ पर आवर बेसिस, या सेमिस्टर में पूरा 3 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, या मैं गेट के लिए भी मैं प्रिपरेशन करवाती हूँ। गेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सिविल, मैकेनिकल एंड आर्किटेक्चर, दिस 3 ब्रांचेस फ्यू सब्जेक्ट्स आई टेक, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी डिटेल्स। चलो अभी चालू करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी? स्ट्रेन एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखो मैं पहले समझा देती हूँ। नोट्स तो तुम्हारे आंखों के सामने है, वो तो तुम लोग देख सकते हो, पर मैं मतलब समझा देती हूँ पहले। देखो, व्हेन अ लोड इज अप्लाइड ऑन एन इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी मतलब क्या है वो तो मालूम ही होगा कि इलास्टिक बॉडी मतलब कभी भी हम लोग कोई बॉडी के ऊपर लोड डालते हैं तो वो बॉडी डिफॉर्म होते हैं, पर लोड हटाने से वो वापस पुराने शेप में आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। तो क्या होता है कि व्हेन अ लोड इज अप्लाई ऑन एन इलास्टिक बॉडी, बॉडी का डिफॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये जो लोड जो अप्लाई हो रहा है, लोड इज अ फोर्स, तो वर्क डन बाय दैट लोड इज कॉजिंग सम डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब क्या, या कॉम्प्रेस हो रहा है, या इलोंगेट हो रहा है, या छोटा हो रहा है, या बड़ा हो रहा है, राइट। तो वर्क डन बाय द लोड on the body, this is causing as it is causing the deformation। तो ये जो वर्क डन होता है ये बॉडी के अंदर स्ट्रेन एनर्जी के हिसाब से रूप से ये स्टोर हुआ रहता है। सो वर्क डन बाय द लोड ऑन द बॉडी इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज अ स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो ये स्ट्रेन एनर्जी को रेजिलियंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोड जब रिमूव होता है, जैसे मैंने बोला, बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, पहले जैसे था वैसे शेप या पोजीशन में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी। तो ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी है। तो देखते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट इज द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। देखो टोटल इधर मैंने 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी मैंने दिखाया है, बताया है। तो कभी भी बॉडी के ऊपर जब लोड अप्लाई करते हैं उसका बेंडिंग मोमेंट होता है, उसका शियर फोर्स होता है, राइट। तो इसके वजह से भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट डेवलप्ड इन द बीम। तो उसके लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो। और एक बात, स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, दिस इज द नोटेशन, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा वो कैसे निकालते हैं, जो भी स्पैन के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो 0 to L दैट स्पैन इंटीग्रेशन एम स्क्वायर, एम मतलब इधर बेंडिंग मोमेंट, एम स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2EI। ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है, बिकॉज व्हेन अ लोड अप्लाइड ऑन अ बॉडी शियर फोर्स डेवलप होता है। तो शियर फोर्स के वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ये शियर स्ट्रेस के वजह से कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर रहता है, तो दैट इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर बाई 2G इंटू वी। टाउ क्या है, टाउ इज द शियर स्ट्रेस, जी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है ट्विस्टिंग मोमेंट। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट, इसके लिए क्या है, 0 to L टी स्क्वायर डी एल बाई 2GJ। एक चीज़ ध्यान दो, तुम लोगों का ध्यान में आया होगा कि ये देखो बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग के मोमेंट फॉर्मूला सेम है। इधर एम स्क्वायर डी एक्स, तो ये एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट, ये टी क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट, ये डी एक्स है, मतलब हम लोग एक
एलिमेंटल लेंथ ले रहे हैं, इधर dl है, ये 2e, e के बदले इधर g है, g क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ये J मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज इन केस ऑफ अ ट्विस्टिंग मोमेंट it happens in the z plane, that's why we take the polar moment of inertia. नेक्स्ट फोर्थ है ड्यू टू एक्शियल फोर्स। एक्शियल फोर्स का मतलब समझ में आता है कि देखो जैसे एक ये बार है, दिस इज कॉल्ड द एक्शियल फोर्स, द फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस। सो इसके लिए क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर 2e इंटू वी, सिग्मा इज इक्वल टू द नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे ये अगर तुम्हारा P एक्शियल फोर्स रहा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A रहा, तो सिग्मा विल बी P बाई A, राइट। तो इसके लिए ये सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा। ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वी मतलब वॉल्यूम। लास्ट है ड्यू टू एक्शियली लोडेड स्प्रिंग, यू इज इक्वल टू हाफ के इंटू डेल्टा स्क्वायर। अगर कोई स्प्रिंग में स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के ऊपर हम लोग लोड डालते हैं एक्शियली लोडेड, तो उसके केस में कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर रहेगा, हाफ के मतलब स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, और डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा मतलब वो स्प्रिंग का जितना भी कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन हुआ उसको, ठीक है। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। अभी मैं ये वीडियो में ना तुम लोगों को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिखाऊंगी बाय यूजिंग दिस, ये जो फास्ट वाला फॉर्मूला है ना, तो इसको यूज़ करके कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो वो देख लेते हैं। देखो, a cantilever beam of 2 meter span of moment of inertia 10 to the power minus 6 m to the power 4. Find the strain energy stored in the beam. अभी दो क्वेश्चन डाला है। फास्ट में क्या बोला है, इफ 1.75 किलो न्यूटन लोड एक्ट्स एट द फ्री एंड, और सेकेंड बोला है यूडीएल 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्प्रेड ओवर द एंटायर स्पैन, और ई का वैल्यू दिया है 200 जीपीए। अच्छा, चालू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो स्ट्रेन एनर्जी का प्रॉब्लम है ना, या जो भी है स्ट्रक्चर्स का कोई भी प्रॉब्लम में ना, यूनिट के तरफ ध्यान रखना। वो लोग क्वेश्चन में जानबूझ के मिक्सअप करके देते हैं, तो सारे डेटा यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए फिर कैलकुलेशन चालू करना, नहीं तो वो आंसर गलत आ जाएगा और वो कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया ना, तो तुमको खुद को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी देखो मैंने ये जो है, ये है क्वेश्चन, अभी पिंक कलर में जो लिखा है वो है मेरा डेरिवेशन। जैसे जीपीए को हम लोग पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले लेंगे, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 1 जीपीए इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल ना, तो जीपीए टू पास्कल, तो क्या करना है, 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो समझा दिया। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 1.75 किलो न्यूटन एक्टिंग एट द फ्री एंड, इधर एक्ट हो रहा है 2 मीटर स्पैन। तो क्या बोला है कि स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर होगा, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक सेक्शन लेंगे, ये जो फ्री एंड है, फ्री एंड में फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन लेंगे। सेक्शन लेने के बाद हम लोग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। मोमेंट का इक्वेशन क्या होगा, 1.75 इंटू एक्स होगा, ठीक है। अभी देखो ये किलो न्यूटन में है, हम लोगों ने जीपीए से इधर न्यूटन किया, तो ये किलो न्यूटन को 10 क्यूब से न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो एम एक्स ऐसे हो गया। अभी फॉर्मूला हमारा क्या है, देखो फॉर्मूला है एम स्क्वायर डी एक्स बाई 2EI बराबर, तो हमको एम स्क्वायर चाहिए, एम स्क्वायर चाहिए तो इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग क्या है, देखो इसको होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 1.75 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर मतलब 10⁻⁶ हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आया। तो अभी हम लोग ये वैल्यू को इधर पुट करते हैं, 1.75 स्क्वायर 10 टू द पावर 6, एक्स स्क्वायर को थोड़ा बाहर लिखा, मतलब बाहर नहीं मतलब बाद में लिखा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये जो डी एक्स है ये डी एक्स आ गया, फिर 2 आ गया, ई का वैल्यू क्या है 200 इंटू 10⁻⁹, और आई का वैल्यू है माइनस 10 टू द पावर -6 m⁻⁴, ये देखो m⁻⁴ दिया हुआ था ना, तो ठीक है, तो ये वैल्यू पुट किया। तो अभी देखो कैलकुलेशन को थोड़ा ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसका ये जो मैंने पिंक कलर से मार्क किया है ना, ये पहले कैलकुलेशन कर लो, ये पूरा नंबर्स है,
बाद में क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट क्या है 0 to 2, क्यों, क्योंकि ये इधर 0 है, 0 से 2 तक करना है तो हमको पूरा स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया। तो ये पार्ट का कैलकुलेशन तुम लोग पहले कर लेना है, ठीक है। तो वो आता है 7.65। तो फिर वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद ऐसे ये आ जाते। मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा दिखा देती हूँ तुम लोगों को। जैसे 1.75 स्क्वायर इंटू 10⁻⁶ हो गया, इक्वल टू इतना हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻6 ब्रैकेट क्लोज। देखो 7.65 आ गया, ठीक है ना, 7.65 आ गया। मैंने पूरा कैलकुलेशन दिखा दिया। तो ये तुम्हारा ये वैल्यू आ गया। अभी एक्स क्यूब बाई 3 ना, तो इसको बाहर रखो। एक्स क्यूब बाई 3 मतलब क्या, 2 क्यूब बाई 3 मतलब 8, तो इसके साथ 8 मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा हाँ 8 क्यूब डिवाइडेड बाई ये 3 और एक आ जाएगा 20.43, 8 क्यूब बाई 3 आ जाएगा ना, तो 8 क्यूब बाई 3 20.41। एक कैलकुलेशन 416, तो उसको मैंने 42 लिखा। एक कैलकुलेशन मैंने दिखा दिया कैसे करना है। अभी आगे देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में बोला था यूडीएल है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्प्रेड ओवर द एंटायर स्पैन, तो वो पार्ट देखते हैं, ठीक है। देखो इधर ड्रॉ किया है 1 किलो न्यूटन पर मीटर बोला है ना, तो उसके सबसे पहले उसको चेंज कर लो। 1 किलो न्यूटन पर मीटर मतलब 1000 न्यूटन पर मीटर, 2 मीटर स्पैन। वापस हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द फ्री एंड। तो एम एक्स क्या होगा 1000 इंटू एक्स बाई 2, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा यूडीएल हो गया। माइनस क्यों डाला, बिकॉज इज अ कैंटिलीवर बीम, इसमें हॉगिंग मोमेंट होता है ना। हॉगिंग मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव साइड लेते हैं। तो ये हो गया, तो ये -500 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। तो एम एक्स स्क्वायर जैसे लास्ट इसमें किया था सेम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 500 स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4, तो 500 स्क्वायर क्या आता है, देखो 250 इंटू 10⁻³ या 25 इंटू 10⁻⁴ बराबर, ये हो गया। अभी वापस इधर u क्या हो जाएगा, u के वैल्यू में ऐसे m स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 2ei, तो ये कैलकुलेशन करके हमारे आ जाते हैं आंसर 4 न्यूटन पर मीटर। देखो समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। चलो, तो ये तो मैंने बेसिक समझा दिया। अभी और एक थ्योरेम हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। तो वो थ्योरेम का क्या नाम है, वो थ्योरेम है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरेम। उसके बाद मैं दूसरा थ्योरेम पढ़ाऊंगी। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरेम देखो ये बहुत सिंपल है। क्या बोला है कि एक लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट एट बी ड्यू टू यूनिट लोड एट ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एट ए ड्यू टू यूनिट लोड एट बी। ये सुनने में थोड़ा सा गोल गोल ऐसे लगता है कि अरे अरे क्या क्या बता दिया, समझ में नहीं आया, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत सिंपल है। डायरेक्ट डायग्राम देखो, देखो समझने में आसानी होगा। ये एक लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर है। लीनियर का मतलब समझ में आता है, इलास्टिक मैंने समझाया वीडियो के शुरुआत में। तो ये मान लो एक ए बी एक बीम है, ठीक है सॉरी। तो ये ए बी एक बीम है। इधर तुम पहले इधर एक लोड डाला, कहाँ पे, ए पॉइंट पे एक लोड डाला। तो ए पॉइंट पे अगर लोड डालते हो तो इधर जो डिफ्लेक्शंस होता है, बी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शंस होता है, तो बी में लोड डालोगे तो ए में वो डिफ्लेक्शन होगा। क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट एट बी ड्यू टू यूनिट लोड एट ए, मतलब ए में अगर यूनिट लोड डालो तो बी में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो दैट विल बी इक्वल टू, बी में लोड डालो तो ए में वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल रेसिप्रोकल थियरम। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा बी, ठीक है।
अभी इसके कुछ साल बाद मैक्सवेल एक जो इंजीनियर थे उनके और एक स्टूडेंट बेटी, तो उन्होंने ये थियरम के ऊपर काम किया, तो आगे जाके मैक्सवेल बेटी थियरम आया। तो ज़्यादातर मैक्सवेल बेटी थियरम यूज़ होता है, और उसके ऊपर बेस मैं एक न्यूमेरिकल भी तुमको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाऊंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं। मैक्सवेल बेटी थियरम व्हाट डज इट स्टेट, ये जो मैक्सवेल थियरम था उधर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेके बात किया। मैक्सवेल बेटी थियरम जो है वो उसके थोड़ा एक स्टेप आगे गए, मतलब वर्क डन बताया। तो वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब मोर देन वन फोर्स, तो उसको हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। तो P1 P2 P3 ऐसे मान लो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। तो वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस ड्यूरिंग डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस W1 W2 W3 इज इक्वल टू वर्क डन बाय W1 W2 W3 ड्यूरिंग डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय P1 P2 P3। ये स्टेटमेंट थोड़ा ऐसे है, पर एक बार समझ लोगे तो तुम लोग लिख पाओगे और समझ भी जाओगे। तो डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस पे ध्यान देते हैं। देखो ये एक लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर है, इधर P1 P2 P3 ऐसे काफ़ी सारे तुमने लोड लगाया। तो P1 P2 P3 के वजह से कोई मतलब इसके वजह से देखो ये बहुत अच्छे से डायग्राम को ये करो। ये जो P1 P2 P3 के वजह से जो तुम्हारा डिस्टॉर्शन या डिस्प्लेसमेंट होगा y1 y2 y3, ये किसके वजह से हुआ? P1 P2 P3 के वजह से हुआ। ठीक है, तो वर्क डन बाई दिस, वर्क डन का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? P1 P2 P3, उसके वजह से क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? y1 y2 y3। अभी y देखो ये स्मॉल y लिखा है, स्मॉल y1 y2 y3, तो वर्क डन क्या होगा? P1 y1 प्लस P2 y2 प्लस P3 y3, राइट। ये किसके साथ इक्वल होगा? तुम अगर W1 W2 W3 लोड लगाते हो, इसका देखो लोकेशन थोड़ा अलग है। P1 में कहाँ पे लगाया? इधर। W1 कहाँ पे? इधर। P2 ये अलग अलग जगह पे मान लो लोकेशन पे हम लोगों ने W1 W2 W3 अगर लोड लगाया, तो उसके वजह से क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? कैपिटल Y1 Y2 Y3। तो उसके वजह से वर्क डन क्या हुआ? W1 Y1 W2 Y2 W3 Y3। सो दिस शुड बी इज इक्वल टू दिस। ये बहुत सिंपल है। डायग्राम को ध्यान से ड्रॉ करो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को ध्यान से देखो, और फिर तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा। मैं एक प्रॉब्लम लेती हूँ इसके ऊपर बेस, ये तुम्हारा गेट में भी आया था, गेट सिविल में आया था ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन पहले पढ़ लो और डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। फाइंड डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू 10 टन if 50 ton meter produces deflection इक्वल टू 0.005 मीटर एट सी। मतलब देखो ये एक आर्च है, 2 हिंज आर्च है, इधर एक 10 टन फोर्स लगाया, इधर एक 50 टन मीटर मोमेंट लगाया। ठीक है, इसका लोकेशन दिया है ये 1 मीटर में, 3 मीटर में, टोटल स्पैन है 4 मीटर। तो अभी क्या बताया है? अभी क्या पूछा क्या है कि बी में डिफ्लेक्शन निकालो, किसके वजह से? इसके वजह से 10 टन लोड सी में एक्ट हो रहा है, उसके वजह से बी में क्या डिफ्लेक्शन आएगा वो निकालने के लिए बोला है। और तुमको दिया क्या है? दिया है कि 50 टन मीटर बी में अगर अप्लाई होता है, सी में 0.005 मीटर डिफ्लेक्शन होता है। ठंड दिमाग से और एक बार प्रॉब्लम को सोच लो। ठीक है, समझ में आया? तो अभी हम लोग मैक्सवेल बेटी थ्योरम लगाएंगे। मैक्सवेल बेटी थ्योरम क्या बोलते हैं कि ये पॉइंट की इसके वजह से जो वर्क डन होगा, जो डिफॉर्मेशन होगा, और उसके वजह से जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू इधर जो है इसके वजह से इधर जो डिस्टॉर्शन होगा दैट वर्क डन। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 टन के वजह से इधर क्या डिफ्लेक्शन हुआ वही निकालने के लिए बोला है ना, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा बी। तो 10 इंटू डेल्टा बी दैट इज वर्क डन बाई दिस फोर्स एट सी, दैट इज इक्वल टू इसके वजह से इधर क्या डिफ्लेक्शन हुआ? 50 इंटू डेल्टा सी। अभी डेल्टा सी का वैल्यू दिया हुआ है, सो इफ वी पुट वी गेट द आंसर एज 0.025 मीटर बी में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये वीडियो में मैंने स्ट्रेन एनर्जी के बारे में समझाया, मैक्सवेल बेटी थ्योरम समझाया। तो तुम लोगों को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालना।
वीडियो को अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक भी करना। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करते रहूँगी और तुम्हारे कमेंट्स मेरे को मोटिवेट करते हैं कि मैं और भी काम करूँ। और कोई भी पर्सनल क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए मेरे साथ तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में या ईमेल करके। सो हैप्पी लर्निंग। I will come up with another video. Till then, bye bye.